हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट नंबर 21 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 140, डिटरमाइन द कपलिंग फैक्टर बिटवीन टू कॉइल ईच हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 40 मिली हेनरी एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम इज 40 मिली हेनरी। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि टू कॉइल्स हैं जिनके सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो 40 मिली हेनरी है और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू है 40 मिली हेनरी। आपको ये बताना है कि कपलिंग फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कपलिंग फैक्टर का फार्मूला यहाँ पे नोट करते हैं। ठीक है, देखिए कपलिंग फैक्टर का जो फार्मूला होता है ए इक्वल टू एम अपॉन अंडर रूट L1 L2। ठीक है, और देखिए L1 L2 की वैल्यू आपको गिवन है, ये सेल्फ इंडक्टेंस है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 40 मिली हेनरी। ओके, और देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू भी कितनी है, इसकी वैल्यू भी है 40 मिली हेनरी। बस अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो 40 मिली हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू हो गई अपॉन L1 L2 की वैल्यू सेम है, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 40। तो फ्रेंड यहाँ से कितना आ जाएगा, 40 अपॉन 40 इक्वल टू 1। ये जो कपलिंग फैक्टर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1। एक बार चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन में जो हमारा सी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, द करंट थ्रू ए कैपेसिटर इज गिवन बाय। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि अगर आपको कैपेसिटर के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करनी है तो उसका फार्मूला क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, उसका फार्मूला होगा आई इक्वल टू सी डी बी अपॉन डी टी। ठीक है, वेयर आई इक्वल टू इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द कैपेसिटर। ठीक है, ये आई की डेफिनेशन हो गई। अगर मैं डी बी अपॉन डी टी की बात करूं तो डी बी अपॉन डी टी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ वोल्टेज चेंज। ठीक है, मीन्स वोल्ट पर सेकेंड, और सी को बोलते हैं कैपेसिटर। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, इन वोल्टेज एक्साइटेड रेजोनेंस सर्किट द सोर्स करंट एट रेजोनेंस इन पैरेलल सर्किट इज एंड इन सीरीज सर्किट है। तो फिर इसमें आपसे बोला गया कि अगर रेजोनेंस की कंडीशन में अगर सीरीज रेजोनेंस है और पैरेलल रेजोनेंस है तो उस केस में करंट की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड, अगर सीरीज रेजोनेंस है तो उस केस में करंट की वैल्यू होती है मैक्सिमम, और अगर पैरेलल रेजोनेंस है तो उस केस में जो करंट की वैल्यू होती है वो होती है मिनिमम। तो ऑप्शन में जो हमारा डी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। जो करंट की वैल्यू मिनिमम होगी पैरेलल रेजोनेंस में और करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी सीरीज रेजोनेंस में। क्वेश्चन नंबर 143, इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट, ऑप्शन नंबर ए करंट लीड अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी द करंट इज इन फेज विद अप्लाइड वोल्टेज, ऑप्शन नंबर सी द करंट लैग अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, आपसे बोला गया कि अगर प्योर इंडक्टेंस है तो उस केस में करंट वोल्टेज से क्या कितने एंगल लीड करती है या फिर लैग करती है। तो देखिए फ्रेंड, अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो उस केस में जो करंट होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। ठीक है, तो आप क्या करिए, देखिए मैं आपको दो डायग्राम बनाता हूँ। देखिए आप या तो क्या है, आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो आप वोल्टेज को यहाँ बना दीजिए और करंट को यहाँ बना दीजिए। तो देखिए वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है या फिर करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रही है, या फिर इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप करंट बना देंगे और यहाँ पे आप वोल्टेज बना देंगे। ठीक है, तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रही है या फिर वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा हमारा। तो ऑप्शन में जो हमारा सी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एंड 100 एम्पियर मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन बाय। तो फिर इस क्वेश्चन में आपसे अल्टरनेटिव करंट की स्टैंडर्ड इक्वेशंस के बारे में पूछा गया है, जिसमें फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है और करंट की मैक्सिमम वैल्यू आपको गिवन है। देखिए फ्रेंड, जो करंट का जो फार्मूला होता है स्टैंडर्ड इक्वेशंस का वो होता है आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो देखिए आई एम की वैल्यू आपको गिवन है, मैक्सिमम करंट की वैल्यू आपको गिवन है 100।
ओमेगा इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। यहाँ से कितना जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 50। फ्रेंड यहाँ से कितना जाएगा, 314। ओमेगा की वैल्यू आ गई 314। अब आप क्या करना है, सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 100 साइन 314t। ये हो गई करंट की स्टैंडर्ड इक्वेशंस। ठीक है, एक बार चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। ठीक है हमारा, तो ऑप्शन में जो हमारा ए होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, determine the current through a coil in ampere if the coil has 140 turns and produced mmf of 40 एम्पियर टर्न्स। तो फ्रेंड आपसे करंट की वैल्यू पूछी गई है जबकि आपको टर्न्स और एमएफ की वैल्यू गिवन है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखिए एमएमएफ बराबर होता है, एमएमएफ बराबर होता है नंबर ऑफ टर्न्स और मल्टीप्लाई बाई करंट। नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है, तो मुझे यहाँ से क्या निकालना, करंट निकालनी है। करंट बराबर क्या हो जाएगा, एमएमएफ अपॉन एन। ठीक है, एमएमएफ की वैल्यू आपके गिवन है 14 एम्पियर टर्न्स और नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू गिवन है 140। यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/10 मीन्स 0.1। देखिए एमएमएफ का फार्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको एमएमएफ की वैल्यू गिवन थी और नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन थे, तो सिंपल आपने क्या किया, करंट की वैल्यू यहाँ से निकालिए 0.1 एम्पियर। तो ऑप्शन में जो हमारा डी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, द इम्पीडेंस ऑफ ए सीरीज आरएनसी सर्किट एट रेजोनेंस। तो फ्रेंड आपसे पूछा गया कि सीरीज आरएनसी सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन में इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी। देखिए फ्रेंड, अगर रेजोनेंस नहीं है और सीरीज आरएनसी सर्किट है तो उस केस में इम्पीडेंस की वैल्यू होती है जेड इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब अगर सर्किट में रेजोनेंस आ गया तो रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, जो एक्सल इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है एट रेजोनेंस में। ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक्सल बराबर XC हो गया, तो यहाँ से XL XC क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, केवल आपको मिलेगा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो इम्पीडेंस होता है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है सीरीज रेजोनेंस के केस में। ठीक है, तो ऑप्शन में जो हमारा इसमें ए होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, a current of 16 ampere divide between two branch in parallel of resistance 8 ohm and 12 ohm respectively, the current in each branch। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 16 एम्पियर का करंट सोर्स है और वो डिवाइड हो रहा है दो ब्रांच में, एक का रेजिस्टेंस 8 ओम है, दूसरे का रेजिस्टेंस 12 ओम है। तो आपको हर एक ब्रांच में करंट की वैल्यू बतानी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना देते हैं। देखिए यहाँ पे आप क्या करिए, आपके 16 एम्पियर का करंट सोर्स लग जाएगा। ठीक है, और ये डिवाइड हो रहा है दो ब्रांच में, तो पहली ब्रांच आप ये बना दीजिए और दूसरी ब्रांच आप ये बना लीजिए। ठीक है, इसकी वैल्यू है फ्रेंड्स 16 एम्पियर। और यहाँ से सपोज करिए करंट I1 इसमें डिवाइड हो रही है और I2 इसमें डिवाइड हो रही है। इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू है 12 ओम और इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू है 8 ओम। तो देखिए फ्रेंड, हम फ्रेंड्स आप यूज करेंगे करंट डिवाइडर रूल। अगर मैं I1 8 ओम रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मुझे इसके जस्ट पैरेलल में जो भी रेजिस्टेंस है उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे सपोज करिए ये R1 की वैल्यू है और ये R2 की वैल्यू है, तो अगर मुझे I1 निकालना है तो फिर मैं यहाँ पे R2 लिखूंगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2। पर करंट डिवाइडर रूल होता है, जिस भी ब्रांच में आपको करंट की वैल्यू निकालनी होती है उसके सामने जो भी ब्रांच होती है उसका रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो R2 की वैल्यू 12 हो गई और R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 12, और करंट की वैल्यू कितनी है फ्रेंड, 16 एम्पियर। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको I1 की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये मिल जाएगी 9.6 एम्पियर। सेम ऐसे ही अगर आपको I2 निकालना है, तो अगर आपको I2 निकालनी है तो यहाँ पे R1 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई करंट की वैल्यू। तो R1 की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, R1 है 8 अपॉन 8 प्लस 12
मल्टीप्लाई बाई 16, ये आ जाएगा 6.4 एम्पियर। मीन्स I1 की जो वैल्यू है वो 9.6 एम्पियर, I2 की वैल्यू है 6.4 एम्पियर। तो एक बार चेक करते हैं, तो असल में जो हमारा बी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेटिंग 40 watt 220 volt is used for 10 hour daily for 10 days, एनर्जी कंज्यूम इज। तो फ्रेंड्स आपसे एनर्जी कंज्यूम पूछी गई है। तो देखिए मैं एनर्जी कंज्यूम का जो फार्मूला होता है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी कंज्यूम का फार्मूला लिखते हैं। तो एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू हो जाएगा वॉट आवर मल्टीप्लाई बाय डे अपॉन 1000। फिर वॉट कितने हैं, 40 वॉट है। आवर कितना है, 10। डेज कितने हैं, 10। अपॉन कितना हो जाएगा, 1000। तो यहाँ से फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 4 किलो वॉट आवर। मीन्स एनर्जी कंज्यूम की वैल्यू आ गई 4 किलो वॉट आवर। ठीक है, एक बार हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा। तो ऑप्शन में जो हमारा बी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, what will be the value of current in ampere flowing through the 8 ohm resistance for the given electrical circuit। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि 8 ohm रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक वोल्टेज असाइन करते हैं, नोड वोल्टेज बी असाइन करते हैं यहाँ से। और मैंने आपको बताया था जब भी किसी नोड पर वोल्टेज असाइन करते हैं तो उस वाले नोड से सभी करंट की डायरेक्शन को आउटवर्ड मानते हैं। तो आप एज्यूम करिए कि यहाँ पे करंट I1 फ्लो हो रही है, इसमें I2 हो रही है और इसमें करंट I3 फ्लो हो रही है। अब आप क्या करिए, I1 की वैल्यू लिख लीजिए। तो I1 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, V माइनस 36/2 प्लस V/8 प्लस V/8 इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या करिए, 8 एलसीएम ले लीजिए। तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से 4B माइनस 144 प्लस B इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6B इक्वल टू 144 और V इक्वल टू आ जाएगा 24 वोल्ट। अब अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज तो आ गया, अब आपको करंट निकालनी है ना, तो V इक्वल टू IR कर लीजिए और I इक्वल टू हो जाएगा V/R। वोल्टेज कितना फ्रेंड्स आया था, 24, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी फ्रेंड्स, 8 ओम। यहाँ से कितना आ जाएगा, I इक्वल टू 3 एम्पियर। ये जो 8 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो ऑप्शन में हमारा ए होगा, उसमें करेक्ट हो जाएगा। Question number 150, a 600 ton coil has a resistance of 7 ohm and inductance of 0.8 Henry. If 1/5 of the turns are removed, then determine the new inductance। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपसे बोला गया है अगर 600 टर्न्स जो कॉइल है उसमें से अगर 1/5 टर्न्स को रिमूव कर दिया जाए तो उस केस में न्यू इंडक्टेंस क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी वैल्यू गिवन है उनको यहाँ पे नोट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए L1 आपको गिवन है, L1 आपको गिवन है 0.8 हेनरी, और इस केस में जो नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है वो 600 है। उसके बाद क्या बोल रही है कि 1/5 टर्न्स को रिमूव करना है। तो 600 माइनस 600 में से आप 1/5 टर्न्स को रिमूव कर दीजिए। तो आपको कितना मिलेगा, 600 माइनस 120 इक्वल टू 480। तो 480 टर्न्स रह गए। अब देखिए इंडक्टेंस जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से आप क्या लिख लीजिए, L1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड आप मान लीजिए L2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करिए, L2 अपॉन L1 कर लीजिए। तो L2 अपॉन L1 बराबर क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1 का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर हैं। ठीक है, तो L2 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। L1 की वैल्यू पे 0.8 इक्वल टू N2 कितना है फ्रेंड, N2 है 480 मल्टीप्लाई बाई 480, और N1 कितना है, N1 है 600 मल्टीप्लाई बाई 600। ठीक है, यहाँ से अब मुझे L2 निकालना है। तो L2 बराबर क्या हो जाएगा, 480 मल्टीप्लाई बाई 480 अपॉन 600 मल्टीप्लाई बाई 600 मल्टीप्लाई बाई 0.8।
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा 0.512 हेनरी। ठीक है, एक बार चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन में जो हमारा ए होगा वो उसमें करेक्ट जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट नंबर 21 डिस्कस किया। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।